हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय, फैक्टराइजेशन थ्योरम। एग्जाम्पल के द्वारा ही हम समझेंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है, ये हमारा एग्जाम्पल। यदि p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 हो तो बताइए कि x प्लस 2 यह p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। p ऑफ x ये एक बहुपद दिया हुआ है हमें, ओके। और हमें ये बताना है कि ये जो x प्लस 2 है, ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ओके, अब ये कैसे बताएंगे हम लोग? एकदम आसान तरीका है। इसके पहले आप लोगों ने बहुपद का मान ज्ञात करना सीखा है, ठीक है। वही चीज हमको यहाँ पे करना है। ये बहुपद दिया हुआ है p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। अब यहां पर जो दूसरा बहुपद दिया है x प्लस 2, इस बहुपद में यहां पे क्या है? प्लस 2। तो हम यहां पे मान क्या रखेंगे? इसलिए x बराबर -2 रखने पर इस बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हम x का मान क्या रखेंगे? -2, क्योंकि हमें यहां पे क्या दिया है? x प्लस 2, तो प्लस 2 दिया है तो हम मान क्या रखेंगे? -2 x की जगह पर, ठीक है। उसके बाद x की जगह पे -2 रखो। p ऑफ x बराबर -2 के घाते 3 प्लस 4 इंटू -2 -5। जहां पे x है वहां पे हमने क्या रख दिया? -2 इक्वल टू -2 का क्यूब, -2 का गुणा 3 बार, -2 गुणे -2 गुणे -2, ये आ जाएगा -8 प्लस 4 का गुणा -2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 का गुणा -2 में, तो ये भी आ जाएगा -8। और यहां पे लास्ट में क्या है? -5। तीनों का चिन्ह समान है तो तीनों जुड़ जाएगा समान चिन्ह के साथ। 8 और 8 16, 16 और 5 21, आ गया यहाँ पे 21। यानी p ऑफ x बराबर -21। x की जगह पे -2 रखने पर बहुपद का जो मान आया वो कितना आया? -21। तो क्या यह शून्य के है बराबर है क्या? नहीं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग p ऑफ x का मान ये आया जो कि 0 नहीं है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। इसलिए p ऑफ x का जो मान है वो 0 नहीं है, ठीक है। p ऑफ x का मान कितना है? -21। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। p ऑफ x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो जब px का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वह गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये जो x प्लस 2 है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हम यहां पे ये लिखेंगे, इसलिए x प्लस 2 p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। ओके, एक चीज और ध्यान में देना, एक चीज और लिखना है। क्या है ये? गुणनखंड प्रमेय। तो ये जो लास्ट का वाक्य है ये लिखने के पहले यहां पे हम लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार या गुणनखंड प्रमेय से, ओके। तो हमें पता चल गया x प्लस 2 जो है वो p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। देखा कितना आसान था। सिर्फ हमें क्या करना है? बहुपद का मान ज्ञात करना है, और यदि बहुपद का मान 0 आएगा तो गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया है गुणनखंड प्रमेय को समझने के लिए। यह है 3.5 का 9th सम। सवाल में ये दिया है P ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये एक बहुपद दिया है। दूसरा बहुपद यह है Q ऑफ x बराबर x माइनस 1। और हमें क्या पूछा गया है, हमें यह बताना है कि ये जो Q ऑफ x है यह P ऑफ x का गुणनखंड है क्या। ठीक है, ये हमें बताना है। ये जो Q ऑफ x है वो इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम फिर से बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो जो बहुपद हमें पहले दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। बहुपद हमें दिया है P ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, Q ऑफ x बराबर x माइनस 1। इसलिए हम x माइनस 1 दिया है। क्या दिया यहाँ पे, x माइनस 1। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस 1। राइट, यहाँ माइनस 1 है तो x की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर प्लस 1 रखने पर रख दो, जो मान आएगा वो ज्ञात कर लो। P ऑफ x, x की जगह पे क्या रखना है, 1। तो यहां पे आ जाएगा 1। P ऑफ 1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। x की जगह पे 1 रख दिया, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। ओके, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और ये माइनस 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 जीरो हो गया, बचा क्या, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। ये दोनों जीरो हो गया, 1 माइनस 1 जीरो, और ये दोनों बचा। तो माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो P ऑफ 1 आ गया माइनस 2। क्या ये जीरो है क्या, नहीं। यहां पे लिखेंगे इसलिए P ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। और बाद में लिखेंगे इसलिए गुणनखंड प्रमेय से ये जो बहुपद दिया है x माइनस 1, गुणनखंड प्रमेय से Q ऑफ x यह P ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। ओके, ये भी पता चल गया हमें गुणनखंड है या नहीं। ओके, समझ में आया बच्चों। इस प्रकार से गुणनखंड प्रमेय से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी एक द्विपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड। तो यहाँ पे जो बहुपदों का गुणनखंड है वो करना है हमें वर्गीय बहुपद का, जिसमें 3 पद होंगे। ठीक है, वर्गीय बहुपद का गुणनखंड हमें करना है, जिसका सबसे बड़ा घात कितना होता है, 2। तो ऐसे बहुपदों का गुणनखंड आपने पहले भी सीखा है, 8वीं में भी सीखा है, 7वीं में भी सीखा है। यहाँ पर फिर हम लोग एक बार और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है, आइए उसको सीखते हैं। उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये वर्गीय बहुपद है, सबसे बड़ा घात 2 है। इसका हमें गुणनखंड करना है, 2 गुणनखंड इसके हमें ज्ञात करना है। वर्गीय बहुपद है तो 2 गुणनखंड होगा इसका। ठीक है, अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए स्टार्ट कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, शुरुआत ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले अगर आपने नहीं समझा है तो भी यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और लास्ट तक देखना। ओके, तो सबसे पहले इस प्रकार के गुणनखंड में हम सबसे पहले यहां पे ध्यान देते हैं, अंतिम पद जो अचर पद है उस पे ध्यान देते हैं
ये क्या है -1, राइट, इसका चिन्ह है माइनस। ओके, ये हमें पता चल गया। अब उसके भी पहले हम ये ध्यान देते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर वाला पद है, उसका गुणांक क्या है। ठीक है, गुणांक है या नहीं, तो यहां पर है। ठीक है, तो गुणांक है, तो जो गुणांक होता है उसका गुणा अंतिम पद में करते हैं। ये जो गुणांक होता है इसका गुणा अंतिम पद में करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पे, गुणा करते हैं। यानी 2 का गुणा हमने 1 में किया तो क्या आया, 2। गुणा करने के बाद ये जो गुणनफल आता है, ये जो आंसर आता है, इसके 2 गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके 2 गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। 2 गुणनखंड क्या है, वो ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिसका घटाना, अब यहाँ पे चिन्ह पे ध्यान देना है। ये जो 2 है इसके 2 हम गुणनखंड करेंगे। 2 गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि इसको दोनों को घटाने पे कितना आना चाहिए, 1, मध्यम पद के गुणांक के बराबर। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ये जो गुणनफल आया है इसके हम 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये जो 2 गुणनखंड ज्ञात करना है वो हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि इन दोनों का गुणनखंड, ये जो दोनों गुणनखंड है इसका माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। यहाँ पे गुणनखंड कितना है, 1। ठीक है, इसलिए तो ऐसे कौन से 2 गुणनखंड हैं जिसका घटाने पे 1 आता है, तो 2 1 कम 2, बराबर 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, राइट। अब इतना ही नहीं, इसके आगे और भी ध्यान देना है कि गुणनखंड ज्ञात करने के बाद में, गुणनखंड मिलने के बाद में इन दोनों का चिन्ह क्या होगा वो भी हमें ध्यानपूर्वक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चिन्ह कैसे लगाएंगे, अब हमने ये जो 2 था उसके 2 गुणनखंड ज्ञात कर लिए, 2 में से 1 गया तो 1 आता है। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस। तो जब यहाँ चिन्ह माइनस होता है तो मध्यम पद वाला जो चिन्ह होता है वो बड़े गुणांक का आता है, और जो छोटा गुणांक रहेगा उसका क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया, इसका प्लस हो जाएगा चिन्ह और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। ये इतना भाग हो गया। ठीक है, फिर से एक बार सुनो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर, तो जो गुणांक होता है उसका गुणा अंतिम पद में करते हैं, बराबर। समझो ये 1 है, चिन्ह को अभी इग्नोर कर दो, चिन्ह से मतलब अभी फिलहाल साइड में रख दो चिन्ह को, तो 1 है तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, अभी जो 2 आया इसका गुणनखंड हम करेंगे, और वो इस प्रकार करेंगे कि ये जो 2 गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे उनको घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को घटाने पे आना कितना चाहिए, मध्यम पद के गुणांक के बराबर। ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 1, तो ये 2 गुणनखंड बराबर है। अब चिन्ह लगाना है, तो अगर यहाँ माइनस है तो मध्यम पद का जो चिन्ह होता है वो बड़े गुणांक का आता है, और दूसरा विपरीत चिन्ह छोटे गुणांक का हो जाएगा। समझ में आया इतना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे पहला पद हो गया 2x²। ठीक है, अभी जो मध्यम पद है इसका हम 2 भाग करके लिखेंगे, स्प्लिट करके लिखेंगे, +2x और -1x। 1 यहां लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2x - 1x। देखो यहाँ पे क्या है, 1x, तो 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x आएगा, बराबर। तो मध्यम पद को हमने गुणांकों के रूप में बांट दिया, जो गुणांक हमें यहाँ पे मिले थे उसी को हमने यहाँ पे चरांक के साथ लिख दिया। ठीक है, अब अंतिम पद को जैसा है वैसा लिख दो, बराबर। तो अब यहाँ पे 4 पद हो गए, तो पहले 2 पद में से कॉमन लो और फिर बाकी के 2 पद में से कॉमन लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो 2x कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x² है ना, तो 1x आया ना बाहर, तो 1x बचा हुआ है, तो 1x यहाँ पे आ गया। फिर प्लस, बीच का चिन्ह क्या है, प्लस, फिर 2x पूरा का पूरा हमने बाहर लिया तो उसकी जगह पे क्या बचता है, 1। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है। जब यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, जैसे ये -1 है,
यहाँ भी -1 है, तो -1 कॉमन है कोष्टक में, तो ये दोनों माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x, माइनस जब बाहर आ गया तो उसकी जगह पे +1, ओके। फिर बराबर 2x, अब यहाँ पे x+1 है, यहाँ पर भी x+1 है, तो ये भी कॉमन है, तो x+1 को कॉमन लिया और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा 2x - 1, बराबर। तो देखो पहले ये प्लस और माइनस चिन्ह में था, योगफल और घटाने के चिन्ह के रूप में था, उसको हमने गुणनखंड के रूप में चेंज कर दिया। ये कोष्टक गुणे ये कोष्टक गुणनखंड हो गया, इसका क्या हो गया गुणनखंड। समझ में आया? तो इस प्रकार से वर्गीय बहुपद को हम गुणनखंड करते हैं, बराबर। समझ में आ गया बच्चों? अगर एक बार नहीं समझा है तो फिर से वीडियो को बार बार देखिए, आपको बार बार समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान देना है। एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तो खुद से सवाल करिए, प्रैक्टिस करिए, आसानी से आप कर सकते हैं। जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आने के बाद भी आप हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार जब आप समझ गए तो उसके बाद उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, देखो यहाँ पे ध्यान से, 12x² प्लस 61x प्लस 77, ओके। घातांक 2 है, वर्गीय बहुपद है, ठीक है। इसको हमें गुणनखंड करना है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो अब देखो फिर से x² का गुणांक है यहाँ पे, इसका गुणा कहाँ करेंगे 77 में। 12 का गुणा अगर हम 77 में करेंगे तो हमें मिलेगा 924, ओके। तो अब ये जो पद है हमारा उसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये जो 924 आया, ओके। अब ये जो गुणा करने के बाद जो आया इसका हम गुणनखंड करते हैं, राइट। गुणा करने के बाद हमें मिला 924। अब इसका गुणनखंड हमें करना है, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, तो कैसे करेंगे, बराबर। मुश्किल है, देखो मुझे भी नहीं आता कि ये सवाल, इस संख्या का 2 गुणनखंड क्या होंगे। अब गुणनखंड तो ढूंढना है, राइट। अब मैं कैसे ढूंढता हूं ध्यान दीजिए, बराबर। मुझे नहीं आता सर, मुझे अभी भी नहीं पता कि इसका गुणनखंड क्या होगा। मैं कैसे ढूंढता हूं वो ध्यान दीजिए। इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसका हम क्या कर देंगे गुणनखंड, ओके। जैसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना है, वैसे हम गुणनखंड करके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ओके। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें किससे जाएगा, पहले भाग 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा। फिर 3 से जाएगा, अब 1 से, अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 + 2 + 5 + 1 6, तो इसके लिए 3 से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर 3 7 ज़ा 21, ओके। और यहाँ पे 2 बचेगा तो 3 7 ज़ा 21। फिर 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, उसके बाद फिर 11 से जाएगा, 11 1 ज़ा 11। तो ये हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिया, बराबर। अब क्या करेंगे, बराबर। ध्यान रखो कि हमारा लक्ष्य क्या है कि ये जो संख्या है 924, इसके 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमको। कितने गुणनखंड ज्ञात करना है 2। यहाँ पर हमने छोटे छोटे बहुत सारे गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात कर लिए, 2 × 2 × 3 × 7 × 11। अब इसी में से गुणा करके हमको इसको 2 भाग में बांटना है। ये जो गुणनखंड है, बराबर, ये जो यहाँ पे गुणनखंड मिले हैं इसी को हमें जोड़ के गुणा करके 2 भागों में बांटना है। किस प्रकार बांटेंगे कि उसका योगफल, यहाँ प्लस का चिन्ह है, पहले माइनस था, बराबर, अब यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो जो 2 गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे उसका योगफल, उसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 61, ठीक है। तो हम यहाँ जो गुणनखंड ज्ञात करेंगे उन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 61, ओके। तो देखते हैं कौन से वे 2 गुणनखंड है। ट्रायल एंड एरर मेथड है, बराबर, गुणा करके इधर उधर एडजस्ट करने वाला मेथड है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया 12, और ये कितना हो गया 11 7 ज़ा 77, तो ये तो अकेले ही 77 हो जा रहा है, तो इन दोनों का गुणा करना ही नहीं है, बराबर। अब 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28,
ठीक है। 4 7 जा 28, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और 3 इंटू 11 ये कितना हो गया 33 बराबर 28 और 33। क्या ये जोड़ने के बाद 61 आ रहा है क्या? 8 और 3 11, 3 और 1 4 और 2 6। यस, तो मतलब 28 और 33 ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 61। तो दो गुणनखंड मिल गए हमको 28 और 33 बराबर। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे याद किया, ऐसे याद करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि गुणनखंड क्या होगा बराबर, तो उसको हम गुणनखंड कर लेते हैं और जो गुणनखंड होते हैं फिर उसको दो भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बांटा, पहले मैंने क्या किया था 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक भाग ये हो गया 12 हो गया, और बाद में क्या किया था 7 इंटू 11, लेकिन ये अकेले ही बड़ा हो जा रहा है ना 61 से, इसलिए इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को नहीं गुणा करना है। फिर मैंने क्या किया 2 2 जा 4 इसको ले लिया बराबर, क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो 2 2 जा 4, 7 जा 28 और 3 11 जा 33। इस प्रकार से हमें दो गुणनखंड मिल गए। ओके, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर गुणनखंड मिलने के बाद में मध्यम पद को दो भाग में लिखते हैं। 924 है, इसका दो गुणनखंड क्या मिला 28 और 33। अब ये दोनों का चिन्ह क्या है वो भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे जब प्लस चिन्ह रहेगा तो मध्यम पद का जो भी चिन्ह है वो दोनों गुणनखंड के लिए आ जाएगा, मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो मध्यम पद का जो चिन्ह होगा, फिलहाल यहाँ पे प्लस है तो दोनों का प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों का माइनस। ठीक है, अब आगे देखो, मध्यम पद को इन दो भागों में लिखेंगे, प्लस 28x और ये भी प्लस है 33x और लास्ट का प्लस 77। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। 12x है और ये 28x है। पहले अंक देखो 12 और 28, इन दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है। 12 और 28 में क्या कॉमन है 4। अब बोलोगे 4 कहाँ है, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है 4। तो 12 मतलब क्या होता है 3 इंटू 4 और 28 मतलब क्या होता है 4 इंटू 7, राइट। तो ये जो 12 है इसमें भी 4 है और ये जो 28 है इसमें भी 4 है, तो ये 4 हम कॉमन लेंगे और साथ में x भी, और साथ में x भी दोनों जगह है। तो 4x कॉमन आ गया। अंक में क्या बचा यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या बचा x। 12x स्क्वायर में से हमने 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 3x, प्लस 28x में से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 7, x तो बाहर आ गया। ठीक है, फिर प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 11 कॉमन है। क्या कॉमन है 11 11 इंटू 3 33 और 11 इंटू 7 77। तो 11 इसमें भी है 11 इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर 3x और यहाँ पे क्या बचेगा 7, राइट। 11 3 जा 33 और 11 7 जा 77। अब देखो ये दो कोष्टक समान हो गए। आप ध्यान देंगे कि ये दोनों कोष्टक हमेशा समान आते हैं बराबर। तो ये दोनों कोष्टक को फिर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3x प्लस 7 और जो बचेगा वो दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 4x प्लस 11। ओके, तो हो गया गुणनखंड। तो इसको हमने गुणनखंड के रूप में चेंज कर दिया, राइट बच्चों। ये अगला सवाल है, √3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस √3। अब यहाँ पे √3 आ गया, इसके लिए मैं कर दे रहा हूँ, बाकी मेथड तो वही है। ठीक है, एकदम आसान है। सबसे पहले x का गुणांक √3 है, उसका गुणा अंतिम पद में करना है। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3। अब ये जो 3 आ गया इसके दो गुणनखंड याद करना है। इस प्रकार याद करना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 4। तो 3 के कौन से दो गुणनखंड होते हैं 3 1 कम 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस, तो मध्यम पद का जो चिन्ह होगा वो दोनों के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखो √3x स्क्वायर प्लस 4x है तो ये दो भाग करके लिखेंगे 3x प्लस 1x प्लस √3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो बच्चों अंक में देखो ये √3 है, यहाँ पे 3 है
बट ये जो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, राइट। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। तो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब √3 यहाँ पर है और √3 जो है इस 3 में भी है। तो √3 कॉमन है और x कॉमन है। तो √3 मैंने कॉमन लिया और x कॉमन लिया। कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 3 में से √3 कॉमन लिया तो एक √3 बचा हुआ है, प्लस √3 और x जो है बाहर आ गया है। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे तो अंक में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और चरांक भी नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो +1, इसमें यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 को गुणांक 1 को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √3। अब देखो दोनों आ गया, दोनों ब्रैकेट जो है सेम आ गया। तो ये हो गया हमारा एक कोष्टक में x प्लस √3 और दूसरे कोष्टक में √3x प्लस 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप कोशिश करो गुणनखंड करने की। एक और प्रकार का गुणनखंड है, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो अगर उसको इसी में ले लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए फिलहाल यहीं पे रुकते हैं और अलग अलग प्रकार के गुणनखंड हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।